Assalamualaikum students. Today we are going to continue with our chapter that is water pollution, जो कि हमारा यूनिट सेकेंड है हमारे सिलेबस का. इससे आगे वाले टॉपिक्स जो थे वो आपने देख लिए हैं. जो आगे के टॉपिक्स हैं वो हम आगे वाले स्लाइड्स में पढ़ेंगे. Number one topic which we are going to start today is eutrophication. यूट्रोफिकेशन बेटा हम उस फिनोमेनन को कहते हैं जहाँ पर पानी में जो ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनका वो इंक्रीज़ हो जाते हैं, उनकी तादाद उसमें बढ़ जाती है और उस इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट की वजह से जो है एल्गल ग्रोथ पैदा हो जाती है पानी में, उसको हम यूट्रोफिकेशन कहते हैं. अब ये ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स और इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो क्या चीज़ कर देते हैं इस पानी का कि उसमें जब एल्गल ग्रोथ पैदा हो जाती है, एल्गल ग्रोथ का ज़्यादा प्रोडक्शन हो जाता है, उसमें जब एल्गल ग्रोथ का प्रोडक्शन हो जाता है तो क्या होता है कि ये जो एल्गा है वो कंटिन्यू जो है वो यूज़ करता है वाटर में, जो पानी का जो ऑक्सीजन होता है वो यूटिलाइज़ करता है. जितना जितना ऑक्सीजन ख़त्म होता जाता है उतना उतना जो बाकी ऑर्गेनिजम्स जो उसमें एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स हैं उनको ऑक्सीजन की डिमांड जो है वो बढ़ जाती है और उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन जो है वो एल्गल ले लेते हैं फॉर देयर ओन ग्रोथ, फॉर देयर ओन फोटोसिंथेटिक पर्पसेस. तो इस फिनोमेनन को हम यूट्रोफिकेशन कहते हैं और इस यूट्रोफिकेशन की वजह से पूरा जो वाटर बॉडी है वो एल्गल ग्रोथ में पैदा हो जा उनकी उसकी जो एल्गल ग्रोथ है वो ज़्यादा हो जाती है और पूरा वाटर को टेक ओवर कर देता है, दस रिजल्टिंग इन द ऑक्सीजन डिप्लीशन. Now, what are the main causes of eutrophication? There are main three causes of eutrophication. Number one is the agricultural fields. जैसे हम agricultural fields में जो हम fertilizers, जो हम pesticides use करते हैं, जितना भी हम plants ने utilize करना होता है वो तो वो absorb कर लेता है. But the excess amount of fertilizers and जो pesticides हैं वो wash off हो जाते हैं हमारे water bodies में और उनकी वजह से water body का organic nutrient जो है वो बढ़ जाता है and again it is giving rise to eutrophication. सेकेंड वन इज़ डोमेस्टिक सीवेज. डोमेस्टिक सीवेज में हम लोग कैटेगराइज करते हैं जो हम यूज़ करते हैं, डिटर्जेंट्स हम यूज़ करते हैं या डिश वॉशर्स यूज़ करते हैं, जो साबुनें हम यूज़ करते हैं वो उनमें भी ऑर्गेनिक मैटर जो है वो प्रेजेंट होता है, ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं और उसके बाद उसमें भी नाइट्रोजन और फॉस्फोरस ज़्यादा पाया जाता है और वो जो है वो पानी में जैसे ही जाता है वाटर व्हेन इट इज़ ड्रेन इनटू वाटर बॉडीज, व्हेन इट इज़ मिक्सड इनटू द रिवर्स एंड लेक्स, द एल्गल ब्लूम occurs and thus causing the eutrophication. Third is the agriculture industrial waste. इंडस्ट्रियल वेस्ट में अगेन जो भी स्वेज, जो भी इंडस्ट्रियल वेस्ट जो निकलता है वहाँ से जितना भी वेस्ट वाटर निकलता है उसमें जो ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, वेदर देयर इज फॉस्फोरस, वेदर दे आर नाइट्रोजेनिक बेसिस या जो भी इसमें से सीवेज इफेलेंट निकलता है उसमें भी न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं और उन न्यूट्रिएंट्स की वजह से वो भी ड्रेन आउट जब पानी में हो जाता है तो व्हेन इट गेट्स मिक्स्ड अप इनटू द वाटर बॉडीज इट्स कॉजिंग द यूट्रोफिकेशन ऑफ द रिवर्स एंड लेक्स. नाउ व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ यूट्रोफिकेशन? मैंने पहले ही आपको बताया जैसे यूट्रोफिकेशन लेक्स में या वाटर बॉडीज में स्टार्ट हो जाता है देन इट इज एन ओवर ग्रोथ ऑफ एल्गी टेक्स प्लेस. एल्गी का प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाता है और उस तरीके से वो क्या करेंगे, वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन यूज़ करेंगे और जो उसमें पानी के जो अपने ऑर्गेनिजम्स हैं, वेदर दे आर एक्वाटिक प्लांट्स और एनिमल्स और द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, दे आर नॉट गेटिंग सफिशिएंट ऑक्सीजन फॉर देयर सर्वाइवल एंड दे विल डाई आउट. Number one. Number two is the again the death of the aquatic organisms. When the overgrowth of algae takes place, तो aquatic organisms का जो है they will die out because they won't get any oxygen for their survival and thus their population will decrease. Then you have, how can we control this eutrophication now? We can control it by the two methods. There are the two methods where we can control this eutrophication. Number one is a chemical approach and number two is the biological approach. Chemical approach में हम कुछ chemicals का use करते हैं जिनकी वजह से जो algal growth है वो उनको हम ख़त्म कर देते हैं. We inhibit the growth of the algae. कुछ इसमें ऐसे chemicals हैं जैसे कॉपर सल्फेट है, सोडियम आर्सेनेट है, 2,3-डाइक्लोरोनैप्थेक्विनिन है. ये कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जिनको हम यूज़ करते हैं फॉर कंट्रोलिंग ऑफ एल्गल ग्रोथ. सेकेंड इज़ द बायोलॉजिकल अप्रोच. इट इज़ मच बेटर देन द केमिकल अप्रोच. बायोलॉजिकल अप्रोच में हम कुछ साइनोफेज का इस्तेमाल करते हैं, दोज वायरसेस दैट कैन किल द एल्गल सेल्स. और वो क्या करते हैं, हम उनको हम यूज़ करते हैं इन साइनोफेज को वाटर में, वाटर बॉडीज़ में, और वो उनकी जो एल्गल ग्रोथ है जो उनको वो काम कर देता है. दैट इज़ मच बेटर देन द केमिकल अप्रोच.
Then the next topic is biomagnification. Biomagnification is the biological magnification. इसको biological magnification भी कहा जाता है, जिसका मतलब है कि हमारी फूड चेन में जो है धीरे धीरे टॉक्सिक केमिकल्स का एडअप हो जाना। ये केमिकल्स जो होते हैं ये कंटामिनेटेड होते हैं, ये टॉक्सिक मेटल्स होते हैं जो कि हमारी फूड चेन के अंदर आ जाते हैं। अभी किस तरीके से आते हैं? इट कैन अकर थ्रू द food we are eating. It can start from the producers to the herbivores to carnivores इसी तरीके से ये लेवल टू लेवल एडअप हो जाता है हमारी बॉडी में। ये वो हैवी मेटल्स हैं जो कि हम लोग यूज़ करते हैं। ये उसमें कुछ हैवी मेटल्स भी आ सकते हैं, इसमें कुछ कंटामिनेटेड एलिमेंट्स भी आ सकते हैं जो हमारी बॉडी में इंटॉक्सिकेशन पैदा कर सकते हैं। एंड दिस बायोमैग्निफिकेशन जो है ये धीरे धीरे बॉडी में स्टार्ट हो जाता है। इट कैन टेक सेवरल ईयर्स टुगेदर। धीरे धीरे जब बॉडी में एक्यूमुलेशन हो जाता है और उसके बाद जो उसके रिजल्ट्स जो है वो पैदा हो जाते हैं। जो कुछ हैवी मेटल्स ऐसे हैं जैसे जो कंटामिनेट करते हैं हमारी बॉडी को, जो हमारी बॉडी में आ सकते हैं या जो फूड चेन में एंटर हो सकते हैं, दैट आर मर्क्यूरी, आर्सेनिक, सम पेस्टिसाइड्स लाइक डीडीटी, लाइक पॉलीक्लोरोनेटेड बाइफिनाइल्स या जिनको हम पीसीबीज भी कहते हैं। वट आर द कॉजेज ऑफ बायोमैग्निफिकेशन? सबसे बड़ा कॉज जो बायोमैग्निफिकेशन का है दैट इज़ द एग्रीकल्चर में जो हम पेस्टिसाइड्स और फंगिसाइड्स का इस्तेमाल करते हैं या केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करते हैं, वो केमिकल्स जो हैं जो एक्सेस अमाउंट है उनका वो तो ऑलरेडी ड्रेन आउट हो जाता है वाटर्स में, रिवर्स में, लेक्स में या सॉइल में चला जाता है। अल्टीमेटली जब जो हमारे ऑर्गेनिजम्स जो प्राइम प्रोड्यूसर्स हैं दे आर डिपेंडेंट अपॉन द सॉइल। उसके बाद जब प्रोड्यूसर्स में वो चीज़ें केमिकल्स चली जाते हैं दैट आर ईटन बाय द हर्बिवोरस आर ईटन बाय द कार्निवोरस एंड दोज केमिकल्स आर एंटरिंग इनटू द फूड चेन इन स्टेप बाय स्टेप इस तरीके से ये हमारी बॉडीज में एंटर हो जाते हैं। लाइक यू हैव डीडीटी का इस्तेमाल जब किया गया तो उसकी एंट्री भी इसी तरीके से बॉडी में देखी गई। इसमें एक मैं केस स्टडी आपको बता दूं कि लेक मिचिगन विच इज़ इन यूएसए 1942 में डीडीटी का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा देखा गया इसमें, क्योंकि उन्होंने क्या किया वहाँ पर इंसेक्टिसाइड्स जो है ये डीडीटी वाज used as an insecticide and that was sprayed on the water bodies to kill mosquitoes. So लेक मिचिगन में क्या देखा गया कि जब डीडीटी को स्प्रे किया गया तो जो वहाँ पर वो बायोमैग्निफिकेशन स्टार्ट होता गया। आफ्टर 20 years 20 साल के बाद देखा गया कि पेलिकन बर्ड्स जो थी उनकी पॉपुलेशन दिन ब दिन डिक्रीज हो रही थी। When the scientists worked on that why the population is decreasing, they found it कि जो पेलिकन बर्ड्स थी they were feeding on the fish that was present in the lake Michigan और फिश ऑलरेडी कंटामिनेटेड थे डीडीटी से, और डीडीटी जो था वो पेलिकन बर्ड्स की बॉडी में जा रहा था और उनके उसके बाद जब उनके वो जब अंडे ले करते थे व्हेन दे वर लेइंग द एग्स, तो उनके एग शेल्स जो है वो कमज़ोर हो जाते थे। वो दे वर बिफोर हैचिंग दे जस्ट क्रैक डाउन, वो जो अंडे थे वो टूट जाते थे। एंड वाई वाज बिकॉज ऑफ दैट जो उनका जो डीडीटी का कॉन्सेंट्रेशन था वो बढ़ रहा था और उसकी वजह से जो अंडे जो थे, जो उनका कैल्शियम कार्बोनेट का शेल था वो बन नहीं पा रहा था और इस तरीके से पेलिकन बर्ड्स की पॉपुलेशन कम हो रही थी। सो दिस इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल वेयर the biomagnification, you can see the biomagnification, how it has entered into the food chain and how it has decreased the population of one of the species. नंबर सेकेंड जो सोर्स है द कॉज ऑफ बायोमैग्निफिकेशन जो है दैट इज़ द ऑर्गेनिक कंटामिनेंट्स। ऑर्गेनिक कंटामिनेंट्स में हम लोग मैन्योर्स, बायोसॉलिड्स जो हम लोग यूज़ करते हैं जिसमें प्रेजेंट होता है नाइट्रोजन, कार्बन, फास्फोरस और ये सारी चीज़ें हैं ये हमारे इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस से आती हैं। जब इंडस्ट्रीज़ में से जो वेस्ट वाटर निकलता है या जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ होती हैं वहाँ से जितना भी ऑर्गेनिक जो ये कंटामिनेंट्स निकलते हैं वो जब एडअप हो जाते हैं हमारी वाटर बॉडीज़ में एंड व्हेन दे आर एडिड अप इनटू द एनवायरनमेंट इन वन वे और द अदर इट इज़ गोइंग इनटू द फूड चेन्स एंड वी हैव सीन दैट इट कैन डिस्ट्रक्ट द लाइफ साइकिल ऑफ ह्यूमंस, इट कैन इफेक्ट द लाइफ ऑफ द एनिमल्स, इट कैन इफेक्ट द लाइफ ऑफ द other organisms which are depending upon water bodies, which do depend upon the soil, which do depend upon the herbivores
हेर्बिवोरस प्रोड्यूसर्स। सो इस तरीके से ये चीज़ें ऑर्गेनिक कंटामिनेंट्स जो हैं वो भी हमारी बॉडी में या वो भी फूड चेन में एंटर हो जाते हैं। Third is the industrial manufacturing activities and pollution. Industries, those जो भी इंडस्ट्री है, whether that is the small scale industry या large scale industry है, हर एक इंडस्ट्री जो है वो एक in one way or the other directly और indirectly वो रिलीज करते हैं टॉक्सिन्स और हार्मफुल सब्सटेंसेस, वो रिलीज करते हैं सॉइल में, वाटर में, लेक्स में, ओशंस में। अल्टीमेटली वो ओशंस में चला जाता है और वो जो सारे जो कंटामिनेंट्स होते हैं, वो जो सारे टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं, वो सारा हमारा एनवायरनमेंट में एडप हो जाता है एंड विच फाइंड्स वे इनटू द फूड चेन। वो फूड चेन के अंदर भी आ जाता है, because everybody is dependent one part of this जो फूड चेन है, जो हमारा ट्रॉफिक लेवल है, वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। तो इस तरीके से वो फूड चेन में एंटर हो जाता है एंड दस कॉजिंग द बायोमैग्निफिकेशन। फोर्थ वन इज़ द माइनिंग। माइनिंग एक्टिविटीज़, जब हम सी में जब माइनिंग एक्टिविटीज़ करते हैं, यहाँ पर माइनिंग एक्टिविटीज़ का मतलब है व्हेन वी आर ड्रिलिंग द पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स इनटू द ओशंस। जब हम ड्रिल करते हैं पेट्रोलियम हम जब निकालते हैं ओशंस में से, तो उस दौरान जो है बहुत सारे मेटल्स जैसे जिंक, कोबाल्ट, सिल्वर, एल्युमिनियम, गोल्ड जो है वो ओशन में चला जाता है। या पेट्रोलियम के दौरान पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के जब हम, ये तो कुछ माइनिंग के दौरान भी कुछ जो एलिमेंट्स हैं वो भी चले जाते हैं पानी में, उसके बाद वो ड्रेन हो जाते हैं ओशंस में। सेकेंड इज़ व्हेन वी आर गेटिंग पेट्रोलियम फ्रॉम द दिस अंडर द सी, उस दौरान भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो है कुछ ऐसे बाई प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि एडअप हो जाते हैं हमारे ओशंस में, रिवर्स में। ओशंस में जब एडअप हो जाते हैं तो वहाँ के ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनमें भी वो उनकी बॉडी में भी वो सारे कंटामिनेंट्स चले जाते हैं एंड इनडायरेक्टली व्हेन दीज द एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स आर टेकन अप बाय द ह्यूमंस, these metals or these minerals or sometimes these harmful chemicals enter into the bodies of the humans also through this food chain and biomagnification starts. Then you have इफ़ेक्ट्स। व्हाट आर द इफ़ेक्ट्स ऑफ दिस बायोमैग्निफिकेशन? क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है अब इस बायोमैग्निफिकेशन की वजह से? फर्स्ट, ऑन द इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ। अगर ह्यूमन हेल्थ में देखा जाए तो इट कैन कॉज वेरियस प्रॉब्लम्स लाइक कैंसर्स, लिवर फेलियर्स, किडनी फेलियर्स, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। इट कैन हैव बर्थ डिफेक्ट्स इन प्रेग्नेंट वुमेन्स, ब्रेन डैमेज, हार्ट डिजीजेस, chemical poisoning like some chemicals like mercury, cadmium, cobalt, these are lead, these are harmful substances and that should not enter into the human bodies, but if it takes way to the human bodies, अगर ये किसी तरीके से हमारे इंसानों की बॉडी में आ जाता है, then it can cause the health related issues और जिसमें बहुत सारी कार्सिनोजेनिक प्रॉब्लम्स पैदा हो सकती हैं। सेकेंड है इफ़ेक्ट ऑन प्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ मरीन क्रिएचर्स। अगेन जैसे कि हम लोग ने बताया, माइनिंग के दौरान बहुत सारे केमिकल्स जो है, टॉक्सिक केमिकल्स जो हैं वो एंटर हो जाते हैं ओशन में या सी में या मरीन एनवायरनमेंट में। तो उस दौरान क्या होता है कि जो उनका जो मरीन क्रिएचर्स हैं उन हैवी मेटल्स की वजह से, उन टॉक्सिक मटेरियल्स की वजह से, मिनरल्स की वजह से, टॉक्सिक कंटामिनेंट्स की वजह से जो उनकी बॉडी में जब वो चला जाता है तो उनकी एग लेइंग कैपेसिटी कुछ में कम हो जाती है, कुछ में जो एग का प्रोडक्शन है वो ख़त्म हो जाता है। कुछ मरीन एनिमल्स में ये भी देखा गया है कि उनके जो एग है, उनके जो शेल्स हैं वो बहुत कमज़ोर होते हैं, दे आर नॉट नॉर्मल और वो ब्रेक हो जाते हैं बिफोर हैचिंग। सो द प्रोडक्शन ऑफ रिप्रोडक्शन डेवलपमेंट ऑफ मरीन क्रिएचर्स पे इफ़ेक्ट होता है और उनके रिप्रोडक्टिव स्टेजेस पे भी वो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है। नंबर थर्ड इज़ डिस्ट्रक्शन ऑफ कोरल रीफ्स। कोरल रीफ्स को हम मानते हैं दे आर वेरी फ्रेजाइल इकोसिस्टम, वेरी ब्यूटीफुल इकोसिस्टम एंड उनमें जो हम देखते हैं कि जब अगर दी कोरल रीफ्स जो है वो मोस्टली दे आर डिस्ट्रॉयड बाय द साइनाइड्स एंड विच आर यूज्ड इन लीचिंग गोल्ड एंड इन फिशिंग। तो जो रीफ्स हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे मरीन क्रिएचर्स जो हैं वो अपना घर बनाते हैं, ब्यूटीफुल फिश, different species of fish live there, different species of marine animals live there
और उसके बाद अगर ये कोरल रीफ्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं तो उनका जो हैबिटेट है वो भी ख़त्म हो जाता है, एंड दैट इन टर्न लीड्स टू डिस्ट्रक्शन ऑफ द मरीन एनिमल्स एंड मरीन प्लांट्स एंड एनिमल्स। देन लास्ट इज अ डिसरप्शन ऑफ द फूड चेन। इसमें जो अगर हम देखें तो फूड चेन जो है दैट स्टार्ट्स फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स से स्टार्ट होके वो फिर हर्बीवोरस से कार्निवोरस से ओमनिवोरस, इस तरीके से एक फूड चेन डेवलप होता है। लेकिन अगर मामूली सा एक किसी भी एक स्टेप पे कहीं पर कोई डिस्ट्रक्शन आ जाता है, देन इट विल डिस्टर्ब होल ऑफ द फूड चेन। अगर कहीं पर कोई एक पॉपुलेशन किसी स्पीशीज़ की ख़त्म हो जाती है तो ये चेन जो है ये पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो जाती है और पूरी तरह से कभी कभी टूट भी सकती है, एंड इट विल डिस्टर्ब होल ऑफ द चेन जस्ट फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स टू द एंड ट्रॉफिक लेवल जो हमारा होगा इसमें, तो इट विल डिस्टर्ब होल ऑफ द फूड चेन अगर ये कंटामिनेशन कहीं पर भी स्टार्ट हो जाता है, चाहे वो छोटे एनिमल्स में स्टार्ट हो या फिर बड़े एनिमल्स में स्टार्ट हो। These were the two topics that were eutrophication and biomagnification. Now the topic is domestic sewage and its treatment. डोमेस्टिक सिवेज हम उस वेस्ट वाटर को कहते हैं विच इज़ कमिंग फ्रॉम द रेजिडेंशियल एरियाज, कमर्शियल बिल्डिंग्स लाइक यू हैव हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़ लाइक होटल्स, रेस्टोरेंट्स, रिजॉर्ट्स, इसको हम सबको एक वेस्ट वाटर कहते हैं। लेकिन जब हम डोमेस्टिक सिवेज की बात करते हैं वी हैव टू डिस्कस इट अबाउट द वेस्ट वाटर which are coming from our homes, from the residential areas, and how this domestic sewage is treated. This is the topic which we are dealing right now. किस तरीके से इसको ट्रीट किया जाता है और why is it treated, हमें क्या ज़रूरत होती है इसको ट्रीट करने की। What are the objectives of treatment of this wastewater? Number one is that to make water odor free and tasty, to make it colorless, to remove turbidity, to remove harmful bacteria, to remove hardness of water. These are some of the objectives why we are treating this waste water. Then we have different stages of waste water treatment. Different stages होती हैं इस waste water treatment की, और जो ये STPs होते हैं, sewage treatment plants जो होते हैं, ये इन्हीं processes से waste water जो है वो गुजरता है और इस तरीके से ये treat किया जाता है। सबसे पहला process जो इसमें है that is the preliminary treatment. जो सबसे पहला process है वो preliminary treatment है। प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट का एम जो है वो है कि इसमें से हम फ्लोटिंग मटेरियल और जो ऑर्गेनिक सॉलिड्स हैं जो विच आर एबल टू सेटल डाउन, उनको हम रिमूव करें। और इस प्रोसेस के दौरान हम रिमूव करते हैं ऑयल को और ग्रीस को जो भी इस सिवेज में प्रेजेंट होता है। देखिए बेटा, प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट में क्या होता है कि इसमें डिफरेंट चैम्बर्स होते हैं जिससे ये वेस्ट वाटर को पास ऑन किया जाता है, और जहाँ से ये सारा मटेरियल जो इसमें होता है वो निकाल दिया जाता है। पहला तो स्क्रीनिंग प्रोसेस है। स्क्रीनिंग के दौरान ये पहला प्रोसेस है इसका, और इसमें क्या होता है कि इसमें स्क्रीन्स लगे हुए होते हैं, इसमें छन्नियाँ जैसी लगी हुई होती हैं, दैट रिमूव द फ्लोटिंग मटेरियल, जैसे पेपर्स हैं, रैग्स हैं, क्लोथ्स हैं, वो सेपरेट हो जाते हैं। उसके बाद इस पानी को ग्रिड चैम्बर्स में डाल दिया जाता है, पास ऑन किया जाता है। ग्रिड चैम्बर्स में क्या होता है, कभी कभी जो इस वेस्ट स्वेज में जो स्वेज है इसमें प्रेजेंट हो सकता है एग शेल्स, स्लिट, clay, glass pieces, broken crockeries, cinder, ये कुछ मेटल्स, कुछ मटेरियल में अगर प्रेजेंट होगा तो ग्रिड चैम्बर्स में जो है वो सेपरेट किया जाएगा। इनफैक्ट ये एक सेडिमेंटेशन टैंक होता है जिसमें ये इसको पास ऑन किया जाता है वेस्ट वाटर को, और उसके बाद ये जो भी ये सॉलिड मटेरियल्स हैं जिनका डायमीटर लेस देन 0.2 मिलीमीटर होता है वो सेपरेट किया जाता है इन्हीं ग्रिड चैम्बर्स में। उसके बाद वेस्ट वाटर को आगे भेज दिया जाता है स्किमिंग टैंक्स में। स्किमिंग टैंक जो है
ये सेपरेट करते हैं ऑयल और ग्रीस को। अगर इसमें फैट्स होंगे, वैक्सेस होंगे, फैटी एसिड, सोप्स, वेजिटेबल ऑयल, मिनरल ऑयल अगर इस वेस्ट वाटर में प्रेजेंट होगा तो वो स्किमिंग टैंक से निकाल दिया जाएगा। दीज मटेरियल्स बिकॉज ऑफ solubility in water are not readily available from biological treatment because they cannot be separated by the biological treatment, so that is why the skimming tanks are used to separate these oil and greasy material. उसके बाद जब यहाँ से ये निकल आता है, इसको हम लोग प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट कहते हैं। दैट मीन्स इन प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट वी आर रिमूविंग ऑल द सॉलिड्स एंड द दिस ऑयल मटेरियल फ्रॉम द सिवेज। उसके बाद हमारा आता है प्राइमरी ट्रीटमेंट। प्राइमरी ट्रीटमेंट में हम लोग क्या करते हैं कि ये जो सेटलिंग, जो इसमें सस्पेंडेड सॉलिड्स होते हैं उसको रिमूव किया जाता है। प्राइमरी ट्रीटमेंट का मकसद है कि यहाँ पर सस्पेंडेड सॉलिड्स को रिमूव कर दिया जाता है। बाय द हेल्प ऑफ सेडिमेंटेशन टैंक्स हम ये इसको ये सेपरेट करते हैं। जैसे ही ग्रिड चैम्बर्स में से ये सेडिमेंटेशन टैंक्स में आता है तो काफ़ी देर तक उसको वहीं पानी को उधर ही रखा जाता है ताकि उसमें से जितने भी सस्पेंडेड सॉलिड्स हैं वो ग्रेविटेशन की वजह से नीचे की तरफ सेटल डाउन हो जाए और जो साफ पानी है वो ऊपर की तरफ आ जाए। उसके बाद जो है जो इस पानी को कहाँ भेज दिया जाता है, सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए। सेकेंडरी ट्रीटमेंट में जिसको हम बायोलॉजिकल प्योरिफिकेशन स्टेज भी बोलते हैं, इसमें जो हम लोग यूज़ करते हैं दैट आर वी आर यूजिंग सर्टन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया। मेनली बैक्टीरियाज को यूज़ किया जाता है इस प्रोसेस में, और इट इज़ कैरीड बाय एरोबिक ट्रीटमेंट एंड एनारोबिक ट्रीटमेंट। दो प्रोसेस से ये होता है, एरोबिक ट्रीटमेंट से और एनारोबिक ट्रीटमेंट से। पहला मैं आपको बता दूं एरोबिक ट्रीटमेंट क्या है। एरोबिक ट्रीटमेंट में हम लोग क्या करते हैं, इट यूटिलाइजेस मिक्स्ड पॉपुलेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। द वेस्ट वाटर इज फर्स्ट ट्रीटेड बाय प्रिलिमिनरी एंड प्राइमरी ट्रीटमेंट यूनिट्स एंड देन द वाटर इज ट्रीटेड बायोलॉजिकली, दैट इज द सेकेंडरी ट्रीटमेंट. The objective of this treatment is to coagulate and remove the non-settlable colloidal solids and to stabilize the organic matter with the help of mixed population of microorganisms. That means the objective of in this what is the objective? Objective हमारा ये है कि हम इसमें remove करते हैं non-settlable colloidal solids को हम remove करते हैं और उनको हम stabilize करते हैं, जो उसमें organic matter है उसको हम stabilize करते हैं with the help of microorganisms. जिसमें organic matter present होगा वो अब खत्म हो जाएगा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से, लाइक यू हैव एरोबिक बैक्टीरियाज। लेकिन एरोबिक ट्रीटमेंट हम दो तरीकों से कर सकते हैं। वन इज द एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस एंड देन यू हैव एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस, और दूसरा हम कर सकते हैं इसमें ऑक्सीडेशन पॉन्ड्स भी हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं कि वेस्ट वाटर को जो है प्राइमरी ट्रीटमेंट से जब ये आता है इंट्रोड्यूस किया जाता है रिएक्टर्स में, ये रिएक्टर्स में डाल दिया जाता है। वहाँ पर एरोबिक बैक्टीरियाज होते हैं, वो एक कल्चर पैदा कर देते हैं इस सस्पेंशन में, और जो रिएक्टर होता है जिसमें ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कन्वर्ट कर देते हैं इस पानी में जो ऑर्गेनिक मैटर होता है इनटू सम एनर्जी एंड न्यू मास सेल एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। एक तो ये प्रोसेस है जिसमें एक्टिवेटेड स्लज हम यूज़ करते हैं और इस तरीके से बैक्टीरिया जो है वो कन्वर्ट कर देते हैं इस ऑर्गेनिक मैटर को इनटू एनर्जी। सेकेंड इज बाय यूजिंग द ऑक्सीडेशन पॉन्ड्स। ऑक्सीडेशन पॉन्ड्स इज shallow body of water contained in an earthen basin. It is open to sun and air. Sometimes we can use oxidation ponds. Also, various industries and factories and various other places they use oxidation ponds. जहाँ पर इस पानी को क्या किया जाता है, एक गड्ढे में एक मानिए आप इस टाइप ऑफ एन शैलो बॉडी, एक गड्ढा जैसा होता है जिसमें इस पानी को भेज दिया जाता है एंड इज ओपन टू सन एंड एयर। डिटेंशन पीरियड जो है इसमें पानी का काफ़ी देर तक रखा जाता है। These ponds may be considered to be completely mixed biological reactors without solid returns. As their low cost and less maintenance, these are used in rural areas. Oxidation ponds का जो use किया जाता है, it is used in rural areas because it's very maintenance इनका low है, इनका low cost है। और again यहाँ पर भी वही process होता है कि बैक्टीरिया की वजह से जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से ऑर्गेनिक मैटर कन्वर्ट हो जाता है एनर्जी में। So these are the two methods how sometimes activated sludge are used and sometimes in some places oxidation ponds are used. But here the process is same. दोनों में
बैक्टीरियाज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ किया जाता है, एरोबिक बैक्टीरियाज का यूज़ किया जाता है टू कन्वर्ट ऑर्गेनिक मैटर ऑफ द सीवेज वेस्ट वाटर इनटू द एनर्जी और कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा प्रोसेस जो है इसका वो है सेकेंडरी ट्रीटमेंट में फिर एनारोबिक ट्रीटमेंट है। एनारोबिक ट्रीटमेंट जो है इसमें इन दिस ट्रीटमेंट ऑर्गेनिक मैटर इज डिस्ट्रॉयड एंड स्टेबलाइज्ड बाय इनऑर्गेनिक बैक्टीरियाज नोन एज एनारोबिकल बायोलॉजिकल यूनिट्स। और ये भी दो तरीकों से हो सकता है, समटाइम्स एनारोबिक लगून्स आर यूज्ड एंड समटाइम्स सेप्टिक टैंक्स, इन वेरियस प्लेसेस सेप्टिक टैंक्स आर यूज्ड। एनारोबिक लगून्स में क्या होता है, इन इट्स अ डीप पॉन्ड, ऑक्सीजन इज प्रेजेंट मेनली इन द अपर लेयर। ऑक्सीजन जो है वो अपर लेयर पे प्रेजेंट होता है, नीचे में ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होता है। सो द लोअर लेयर ऑफ पॉन्ड्स आर जनरली एनारोबिक, सो डीपर स्टेबलाइजेशन पॉन्ड्स वर्किंग अंडर एक्शन ऑफ anaerobic bacteria are called anaerobic stabilization ponds. Again here we are using bacteria but those which are anaerobic in nature and they are treating organic waste anaerobically, anaerobic lagoons में। septic tanks में क्या होता है, these are small sedimentation tanks, छोटे sedimentation tanks होते हैं और वहाँ पर जो sewage is allowed to flow slowly so that suspended solids जो है that will settle down at the bottom। जो suspended solids है वो नीचे bottom की तरफ आ जाएंगे और काफ़ी देर तक वहाँ पर रहेंगे और एनारोबिकली जो है इसका डाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा एंड इट विल कन्वर्ट इनटू द दिस गेट्स कन्वर्टेड इनटू द ऑर्गेन सॉरी गेट्स कन्वर्टेड इनटू द न्यू मास सेल मास एंड दिस जो थिक स्कम है जो सरफेस पे फॉर्म होता है विद द हेल्प ऑफ एनारोबिक, this thick scum is formed at the surface which helps to maintain anaerobic condition into the tank. So these are the two processes, anaerobic lagoons and the septic tanks. Here the same process is taking place, that is anaerobic bacteria are used for treatment of the sewage. Then we have the last process, that last treatment is the tertiary treatment. It is an additional treatment process and इसको हम disinfection process भी बोलते हैं, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, this process जो इसमें treatment किया जाता है that is the main this जो मेन मकसद इस ट्रीटमेंट का है वो ये है कि जो इसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होंगे, जो इसमें वायरसेस बैक्टीरियाज जो प्रेजेंट होंगे वो इसमें हम ख़त्म कर देते हैं। वी आर रिमूविंग द 99% फेशियल बैक्टीरियाज इन दिस वेस्ट वाटर। बहुत सारे प्रोसेसेस इसमें हम यूज़ करते हैं और वी आर यूजिंग वेरियस डिसइंफेक्टेंट्स। पहले तो केमिकल्स मैं बता दूं आपको कौन कौन से हम यूज़ करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करने के लिए, जैसे पोटेशियम परमैंगनेट है, ओजोन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है। ये कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जो डिसइंफेक्टेंट्स हैं और इनको हम यूज़ कर सकते हैं करते हैं टर्शरी ट्रीटमेंट के दौरान। कुछ प्रोसेसेस ऐसे भी हैं जैसे अल्ट्रावायलेंट रे लाइट्स को हम यूज़ करते हैं। वी आर ट्रीटिंग दिस वेस्ट वाटर, वी आर मूविंग इट टूवर्ड्स द अल्ट्रावायलेंट रेज और अल्ट्रावायलेंट रेज जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल कर देती हैं। दिस अल्ट्रावायलेंट रेडिएशंस जो हैं दीज आर यूज्ड बाय द बड़ी बड़ी कंपनीज जो होती हैं, द इंडस्ट्रीज जो होती हैं वो यूज़ करती हैं बिकॉज इट्स वेरी कॉस्टली एंड दैट इज़ वाई इट इज़ यूज्ड बाय सम ऑफ द कंपनीज और सम ऑफ द इंडस्ट्रीज फॉर ट्रीटिंग द waste. So this was all about the domestic sewage and its treatment. We are having four treatment processes: preliminary treatment, primary treatment, secondary treatment, and tertiary treatment. Then the next topic is about the marine pollution. Uh, After reading all the pollutions of water pollution, this is the next topic, that is the marine pollution. Marine pollution हम उसको बोलते हैं, जैसे marine environment हम बोलते हैं हमारे oceans को, ocean sea जो है वो हमारे marine environment में आ जाता है and it can be defined as an introduction of substances to the marine environment directly or indirectly by man, resulting in adverse effects such as hazards to human health, obstruction of marine activities and lowering the quality of sea water. So this is a definition of marine pollution where pollution की वजह से all round effect हो जाता है marine plants और animals को भी और वहाँ की activities को भी जो वहाँ पर काम होता है। इसमें मैं आपको एक
ये बता दूं कि किस तरीके से मरीन पोल्यूशन स्टार्ट होता है. इट स्टार्ट्स फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज लाइक sewage from the residences and the hotels that is being drained into the sea. Pesticides and fertilizers which we use in agriculture, they go into the rivers and lakes, and ultimately rivers and lakes are leading to the marine, into the sea and ocean. तो उनका भी एडिशन जो है ओशन में हो जाता है. पेट्रोलियम दैट इज़ बीइंग वॉश्ड ऑफ ड्यूरिंग द रिफाइनरिंग स्टेज. जब हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को निकालते हैं तो उस दौरान जितना भी उसमें अगर लीकेज हो जाता है या उस दौरान जितना भी हो जाता है एडअप, वो भी कभी कभी ओशन फ्लोर्स में एडअप हो जाता है. जो शिप्स हैं जो कभी कभी टॉक्सिक सब्सटेंसेस को कैरी करती हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, कभी कभी उनमें एक्सीडेंट्स हो जाते हैं और स्पिलेज हो जाती है, ऑयल स्पिल्स पैदा हो जाते हैं और वो जो है वो पूरे ओशन पे वो ऑयल फैल जाता है और उसका भी एक बहुत बड़ा हाथ रहता है मरीन क्रिएचर्स को ख़त्म करने में. एंड दैट इज़ वाई द मरीन पोल्यूशन स्टार्ट्स. यही एक बहुत बड़ी वजह है कि किस तरीके से ये मरीन पोल्यूशन स्टार्ट हो जाता है. एंड इट इज़ कॉजिंग डेडली इफ़ेक्ट. ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है पूरे एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स में भी और प्लांट्स में भी और एनिमल्स में भी जो भी उस मरीन एनवायरनमेंट में रह रहे होंगे. इसमें अब मैं आपको एक केस स्टडी मैंने लिखी है. दैट इज़ इन मिनेमाता केस ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री मर्करी पॉइजनिंग विच अकर्ड अबाउट 40 years ago in the Minamata Bay in Japan, taught the world an important lesson about the dangers of mercury poisoning. A large plastic plant located near the Minamata Bay used a mercury containing compound in a reaction to produce vinyl chloride, a common plastic material. The leftover mercury was dumped into the bay along with other wastes from the plant. Though the mercury was in its less toxic inorganic state when dumped, the microorganisms at the bottom of the bay converted the mercury into its organic form. This organic mercury then entered into the tissues of fish, which were in turn consumed by the people living in the area. The contaminated fish thus caused an outbreak of poisoning, killing and affecting the several people. Mothers who had eaten the contaminated fish gave birth to infants who showed signs of mercury poisoning. Mercury poisoning is thus called as Minamata disease. So this was the case study where we learned that इसकी वजह से एक मर्करी का जो कंज्यूम जो पीपल ने कंज्यूम किया था, जो फूड चेन के ज़रिए से उनकी बॉडी में आ गया था, तो उनमें से काफ़ी डेथ्स हो गई. और मदर्स जो प्रेग्नेंट थी, जिनके फिर बच्चे हुए, दे वेर हैविंग सम जेनेटिकल डिसऑर्डर्स बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस मर्करी, एंड दैट इज़ वाई दिस इज़ नोन एज अ मिनेमाता डिजीज़. और ये एक केस स्टडी है जो हमें दिखाता है कि मरीन पोल्यूशन की वजह से भी कितना खतरा हो सकता है एक फूड चेन में जब ये एंटर हो सकते हैं ये टॉक्सिक केमिकल्स. So this was about the marine pollution. Last topic of this unit is the control of water pollution. How we can control this water pollution now? The one is education, that we have to educate all the people, local as well as the government has to take an initiative. Before government takes an initiative, it is an individual responsibility not to throw the waste in the rivers and lakes, and to help government in saving this water pollution. Number 2 are the laws. जो one of the biggest problem जो water pollution का है, that is the transborder in nature. That means the rivers जो है या lakes जो है या ocean है, ये सिर्फ एक ही जगह confined नहीं है, ये different countries को touch करती हैं, different states को touch करती हैं. So laws have to be framed, और laws frame भी किए गए हैं ताकि हर एक state उसको follow कर सके और वो अपनी अपनी जगह पर जहाँ जितना उसकी तरफ river बहता है या जितना उसके अंडर है उतना वो साफ रख सकें, उनको वो साफ रख सकते हैं, तभी जाके जो है वाटर पोल्यूशन जो है वो ख़त्म हो सकता है. For this, various international this conventions have been done in the past, and in the present it's also is taking place, जहाँ पर हम लोग ये करते हैं कि ताकि जो laws इस तरीके से फ्रेम हो कि हर एक कंट्री इसको फॉलो कर सके और कम से कम पोल्यूशन जो है रिवर जो मरीन पोल्यूशन है या रिवर पोल्यूशन है, लेक्स जो पोल्यूशन हो रहा है, वाटर पोल्यूशन जो हो रहा है, कहीं पर भी किसी भी जगह पर वो कम कर सके हम. देन वी हैव इकोनॉमिक्स, दैट पोल्यूशन वी से इसमें हम बोलते हैं पोल्यूटर पे प्रिंसिपल. जो पोल्यूटर है, जो भी पोल्यूशन करेगा उसको पे करना पड़ेगा. एंड इकोनॉमिक्स जो है
इसमें ये है कि जो भी अगर कहीं पर कोई पोल्यूटर है और वो ऑपरेट कर रहा है इस तरीके से कि उसको कोई फिक्र नहीं है, ही इज़ नॉट फॉलोइंग द लॉज, ही इज़ नॉट फॉलोइंग द रूल्स एंड रेगुलेशंस, देन दे हैव टू पे फॉर दैट। उस चीज़ के लिए उनको पे करना पड़ेगा सो दैट दे कैन क्लीन अप ऑल द पोल्यूशन एज सच। लास्ट इज द इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में मोस्ट एनवायरमेंटल एक्सपर्ट्स जो हैं दे एग्री दैट दे कॉल इट एज समथिंग पोल्यूटर पे प्रिंसिपल। पोल्यूटर पे प्रिंसिपल में एनवायरमेंटलिस्ट बोलते हैं जो भी ज़्यादा पोल्यूट करेगा वो पे करेगा, वो क्लीन करेगा अपने अपनी चीज़ का जो वो पोल्यूट कर रहा है। लाइक वेरियस पोल्यूशन आर क्रिएटेड बाय इंडस्ट्रीज एंड फैक्ट्रीज, जो भी वेस्ट वाटर वहाँ से निकलता है, इफ़ दे आर मेकिंग दिस पोल्यूशन वाटर पोल्यूशन देन दे हैव टू क्लीन इट अप देमसेल्व्स। द जो कॉस्ट होगा दे हैव टू बेयर द कॉस्ट। अगर ऑयल स्पिल किसी इंडस्ट्री किसी यूनिट की वजह से हो रहा है देन दे हैव टू क्लीन इट अप एट देयर ओन कॉस्ट। दैट इज़ वाई वी कॉल इट एज ए पोल्यूटर पे प्रिंसिपल। द मेन जो इसमें ये है, जो इसमें मकसद है, दैट इज़ दैट everybody should be responsible at their own level. If they are polluting something then they have to be responsible and then they have to clean it up at their own cost. So this was all about the chapter that was the water pollution. Inshallah we will discuss next chapter in our next meeting. May Allah bless you all. Allah Hafiz.